नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 6 भरत का नाट्यकरण भी देखा और साथ ही साथ आपने अपने मित्रों के साथ मिलकर इसके संवाद भी पढ़े होंगे और इस प्रकार से आपने इस इकाई का पठन भी किया होगा। और जब आप स्कूल में जाएंगे तब आपको इसका नाट्यकरण भी करना है, तो याद रखना है। इस इकाई के पठन से आपने हर एक पात्र का परिचय भी प्राप्त किया होगा और हमने लेखक का परिचय, इकाई का पठन और वीडियो निदर्शन किया है। आज हम इसी इकाई में कुछ और बातें भी सीखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम इस इकाई में क्या सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए, आज हम इस इकाई में शब्दार्थ की समझ प्राप्त करेंगे, यानी कि जब आपने इस इकाई का पठन किया होगा तब कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं है, और अगर उनका अर्थ हमें पता नहीं है तो उसकी सही समझ हमें नहीं हो सकती, यानी कि हर एक संवाद का सही रूप से अर्थ ग्रहण हो सके, इसलिए हर एक शब्द की समझ हमें प्राप्त करनी चाहिए। उन मुहावरों के अर्थ भी जानेंगे। इस इकाई के जरिए भाषा सज्जता की कुछ बातें भी हमें सिखाई गई है और उसमें विशेषण के बारे में आप अवगत हैं, लेकिन विशेषण का किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर समझ प्राप्त करेंगे। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, साथ ही साथ आपको 2 और बातें भी सीखनी है, समझनी है। आपकी किताब में स्वाध्याय प्रश्न में आपको एक परिच्छेद दिया गया है और उस परिच्छेद को पढ़कर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके साथ साथ आपको एक चित्र कहानी भी दी गई है और उन चित्रों के जरिए आपको कहानी लिखनी है। तो ये आपका आज का गृह कार्य है। इस इकाई में जिन नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ है, आइए उनके बारे में जानते हैं। इस इकाई में हमने शुरुआत में ही देखा कि यहाँ पर 4 व्यक्तियों का संवाद है। तपस्विनी का मतलब होता है तपोवन में रहकर तप करने वाली स्त्री, और पुरुष के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो शब्द है यह है अचंबा और इसका अर्थ है हैरानी। यहाँ पर आपने देखा कि ये छोटा बच्चा शेर के शावक के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा है और ये दृश्य देखकर सबको हैरानी हो सकती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, यानी कि अचंभित होना, हम आश्चर्यचकित होना भी कह सकते हैं, लेकिन यह हैरान करने वाला दृश्य है, इसलिए अचंबा का अर्थ होगा हैरान। तीसरा जो शब्द है हठीला, आपने पूरी एकांकी पढ़ी और देखी भी, और इसमें एक ऐसा बच्चा है कि जो 2 तपस्विनियां उसको बार बार ये समझा रही है कि तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, लेकिन वह नहीं मानता, यानी कि वह कैसा है, हठीला है, और उसका एक अर्थ होता है जिद्दी। और एक शब्द है सर्वदमन। यहाँ जब तपस्विनी बच्चे को कहती है कि भाई हमें तो प्राणियों से प्रेम करना चाहिए और हम तो इन जंगली पशुओं को अपने बच्चों की तरह संवारते हैं, पालते हैं, और सही में तुम्हारा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है क्योंकि तुम तो उनको प्रताड़ित करते हो, हैरान करते हो, यानी कि सबका दमन करने वाला। दुष्यंत का पुत्र यानी कि भरत, और भरत का दूसरा नाम था सर्वदमन। इस प्रकार से भी इस शब्द का अर्थ हम ले सकते हैं। अगला शब्द देखते हैं चक्रवर्ती। देखिए, जब आपने राजाओं की कहानियां या किस्से सुने होंगे तो बहुत सारे ऐसे चक्रवर्ती राजा थे, और इन चक्रवर्ती राजाओं के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग भी करते थे, और यह शब्द है सम्राट। आपने कई सारे ऐसे सम्राट राजाओं के नाम भी सुने होंगे। और चक्रवर्ती यानी कि समुद्र के तल तक की जमीन पर जिनका शासन या राज्य था, यानी कि समुद्र तक की जो सारी जमीन थी वो जीत लेते थे,
इसलिए उन्हें सम्राट कहा जाता था या चक्रवर्ती भी कहा जाता था। अगला शब्द देखते हैं, डीठ। और डीठ यानी कि जिद्दी। यहाँ पर जिद्दी शब्द के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले भी हमने देखा एक शब्द आया हठीला और उसका अर्थ भी हुआ जिद्दी, और इसी प्रकार से ये डीठ और उसका अर्थ भी होता है जिद्दी। अगला शब्द देखते हैं, आचरण यानी कि व्यवहार, और उसका व्यवहार, बच्चे का, शेर के बच्चे के साथ जो व्यवहार था उसको देखकर ही राजा और तपस्विनी सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अगला शब्द देखते हैं, नाहर। देखिए ये शब्द भी हमारे लिए बहुत ही नया है और इसका अर्थ भी होता है शेर या सिंह। अगला जो शब्द है, शकुंतलावण्य, यानी कि मिट्टी का जो सौंदर्य, मोर बना था, खिलौना मोर था लेकिन बना था मिट्टी में से, यानी कि मिट्टी का जो सौंदर्य है तुम उसको देखो, यानी कि शकुंतलावण्य का अर्थ होता है मिट्टी का सौंदर्य। अगला जो शब्द है, मनोरथ, यानी कि मनोकामना, इच्छा, मन की कामना। एक शब्द है वृतांत। वृतांत यानी कि वर्णन या हाल, यानी कि दुष्यंत राजा जब ये पूरा वृतांत सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये तो मेरे साथ ही जुड़ी हुई घटना है। अब इसी इकाई में प्रयोग में लिए गए दो मुहावरे हैं। पहला जो मुहावरा है वह यह है, बात पर कान नहीं धरना, यानी कि बात को अनसुनी करना। हमने देखा कि तपस्विनी बार बार बच्चे को समझा रही थी कि तुम इस शावक को छोड़ दो, लेकिन बच्चा उनकी बात अपने कानों पर नहीं धरता था। दूसरा जो मुहावरा है, धोखा खा जाना, और उसका अर्थ है मूर्ख बनना। आइए इस इकाई के जरिए हमें सीखना है ताकि हम जब भी प्रत्यायन करें या अभिव्यक्ति करें तब हमारी अभिव्यक्ति अच्छे से हो सके। तो इसके लिए आपको जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे वाक्य पढ़ने हैं, पढ़ते जाइए। पहला वाक्य आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूरत ऐतिहासिक नगर है, और इसकी विशेषता क्या है इसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तीसरा वाक्य है, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। अगला जो वाक्य है, छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 5 वाक्य हमने पढ़े। इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए गए हैं और किसी न किसी स्थान की, किसी न किसी व्यक्ति की बात यहाँ पर विशेष रूप से हमें बता रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए ये भी हम जानते हैं। जैसे कि पहला जो वाक्य है, सूरत ऐतिहासिक नगर है। यहाँ सूरत शहर की बात है, नगर की बात है, लेकिन सूरत कैसा नगर है? तो ऐतिहासिक नगर है, यानी कि ऐतिहासिक जो शब्द है वह सूरत की एक विशेषता बताता है और इतिहास के साथ जुड़ा हुआ नगर है। तो ऐतिहासिक शब्द ये सूरत शहर की विशेषता बताता है। इसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है उसमें छात्र की बात है कि भाई छात्र कभी असफल नहीं रहता, लेकिन कैसा छात्र? तो जो परिश्रम करता है, यानी कि परिश्रमी छात्र कभी भी असफल नहीं रहता। तो यह छात्र की विशेषता बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, परिश्रमी। इसी प्रकार से बाजार से दूध खरीदा, लेकिन कितना? तो उसकी मात्रा तय है, 2 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर दूध खरीदा या 1 लीटर दूध खरीदा। तो यहाँ पर मात्रा तय यानी कि उसका जो परिमाण है हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाई हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा, यानी कि ये 2 लीटर, ये स्पष्ट रूप से हमें दूध की मात्रा दिखाता है या बताता है। इसी प्रकार से चौथा जो वाक्य है उसमें बताया गया है कि छात्रालय में 20 छात्र हैं। छात्रालय में कई सारे छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छात्रालय में 20 छात्र हैं, यानी कि छात्रों की संख्या भी हमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई गई है। और पांचवा जो वाक्य है उसमें यह कहा गया है कि वे लड़के खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? तो स्पष्ट रूप से कुछ लड़कों को इंगित करके, निर्दिष्ट करके ये बताया गया है कि वे लड़के जो सामने खड़े हैं वे यहाँ पर खेल रहे हैं।
तो यहां पर पांचों वाक्यों में ये जो शब्द है, जैसे कि ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20, वे आदि, हर एक वाक्य में यानी कि भिन्न भिन्न रूप से गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि का यहां पर बोध कराता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण आदि की बात यहां पर कर रहे हैं। इसलिए ये सारे शब्द विशेषण हैं। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये विशेषण की परिभाषा है जो हमें पता होनी चाहिए। और आपको इससे ये सीखना है कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में अगर कुछ कहना है तो हम किस प्रकार से ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से विशेषण का हम भिन्न रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहां पर कुछ वाक्य मैं आपको दिखाता हूं, आपको पढ़ने हैं। सानिया अच्छी लड़की है। देखिए यहां पर सानिया लड़की है, लेकिन सानिया कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। यानी कि अच्छी शब्द सानिया की विशेषता बताता है। सानिया एक नाम है यानी कि संज्ञा है, और अच्छी उसकी विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है। सानिया अच्छी लड़की है। दूसरा वाक्य पढ़िए, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। देखिए यहां पर हमने ये समझ लिया था कि भी सानिया अच्छी लड़की है, लेकिन अब यहां पर 2 लड़कियों के नाम हैं, सानिया और कोमल, और वाक्य इस प्रकार से, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने देखा कि 3 वाक्य दिए गए हैं। तीनों वाक्यों में एक ही विशेषण का प्रयोग हुआ और विशेषण है अच्छी। लेकिन आप ये समझ चुके हैं कि हर एक बार यानी कि हर एक वाक्य में जब अच्छी का प्रयोग करते थे तो कुछ भेद हमें देखने को मिलता था। जैसे कि पहला वाक्य है कि सानिया की बात की गई है, सानिया अच्छी लड़की यानी कि सानिया की विशेषता दिखाई गई है। लेकिन जो दूसरा वाक्य है उसमें यह कहा गया है कि सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, यानी कि कोमल और सानिया की वहां पर हमें तुलना देखने को मिलती है। यानी कि जब 2 व्यक्तियों की, तो चीजों की तुलना करते हैं, तब एक से दूसरे को अच्छी बताने के लिए भी हम इस प्रकार से विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। उसी प्रकार से तीसरा जो वाक्य है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, यानी कि सबसे अच्छी। तो यहां पर आपने ये समझा कि विशेषण शब्द एक ही है, अच्छी, लेकिन उसका 3 वाक्य में भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किया गया है। और जब उस प्रकार से प्रयोग होता है तो उसके अर्थ में भी इस प्रकार से बदलाव होता है। तो यहां पर हमने विशेषण के बारे में जानने का प्रयत्न किया और एक ही विशेषण शब्द का हम भिन्न भिन्न तरीके से किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं ये भी समझने का प्रयत्न किया। आपको इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से इन विशेषण शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम इसी इकाई में जो हमने यहां पर आज सीखा है उसके बारे में जो अभ्यास और स्वाध्याय दिए गए हैं उसका काम अपनी कॉपी में करेंगे और उससे हम विशेषण का किस प्रकार से भाषा में प्रयोग होता है ये समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।